वन वेलकम टू सिंपली क्रैक। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 के मॉक्स की स्ट्रैटेजी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मॉक्स में स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, अलग अलग सेक्शंस को कितना टाइम देना चाहिए और उसको अटेम्प्ट करने की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। उसके बाद पेपर को एक्चुअली आपको अटेम्प्ट कैसे करना है और लास्ट में हम देखेंगे कुछ कॉमन डाउट्स जो आप सभी एस्पिरेंट्स के मन में होते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगा कि इससे अच्छी स्ट्रैटेजी आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगी, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बातों को ठीक तरह से समझा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके मॉक्स में स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। जब भी इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड होती है उसके 1 घंटे तक मैं आपके किसी भी कमेंट या डाउट का तुरंत रिप्लाई करता हूँ, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें। इस वीडियो की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 का टियर 1 क्वालिफाइंग है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन इस टारगेट स्कोर को दिमाग में रख के करनी। आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नर्वस नहीं होना है। आप कैटेगरी वाइज अपना टारगेट स्कोर देखो और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करो। टियर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको 3 कैटेगरीज बताई थी। पहली, अगर आप 110 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हो मॉक्स में। दूसरी कैटेगरी थी अगर आप 80 से 110 के बीच में स्कोर कर रहे हो। और तीसरी कैटेगरी थी अगर आपके मार्क्स 80 से कम आ रहे हैं। 110 प्लस अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको 2 मॉक्स पर डे लगाने चाहिए और वो सिर्फ टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। दूसरी कैटेगरी के लिए मैंने बताया था कि 2 मॉक्स आपको पर डे लगाने हैं, लेकिन साथ में आपको करंट अफेयर्स भी रिवाइज। तीसरी कैटेगरी उनकी है जिनके 80 से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको 1 मॉक पर डे देना है और उसको एनालाइज करना है। दूसरी जो चीज़ उन्हें करनी पड़ेगी वो आपको अपने पसंद के अकॉर्डिंग सिलेबस से कुछ टॉपिक्स करने पड़ेंगे। मैंने इसके लिए आपको सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं जो आप बचे हुए टाइम में कवर कर सकते, तो आप एक बार ज़रूर उस वीडियो को जाके चेक करें। अब देखते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या होता है। पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है किस सीक्वेंस में आप अटेम्प्ट करते हैं और उसमें आप टाइम कितना लगाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग सीक्वेंस ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप जीएस के सेक्शन को अटेम्प्ट करें और उसमें 5 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लें। उसके बाद आपको इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करना है और इसके लिए आप 10 मिनट टाइम दे सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद आपको रीजनिंग का सेक्शन अटेम्प्ट करना है और फिर लास्ट में आप मैथ्स के सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन दोनों सेक्शंस के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, मैक्सिमम जो आप टाइम दे सकते हैं वो है 15 मिनट्स, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप ये दोनों सेक्शंस 10 मिनट में कवर कर लो। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने रीजनिंग और मैथ्स को एक साथ लिख दिया है और मैंने उसको एक कंबाइंड टाइम अलॉट कर दिया है 45 मिनट्स का। मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों। एग्जामिनेशन हॉल में आप सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे होगे, उस टाइम पे आपको ये नहीं पता होता कि आपके शिफ्ट में मैथ्स का पेपर कैसा है। तो जब आप पहले रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे हो तो मान लो आपकी शिफ्ट में रीजनिंग टफ आ गई, तो आप साइकोलॉजिकली प्रेशर में आ जाओगे और रीजनिंग सेक्शन में ज़्यादा टाइम भी दोगे। उसके बाद मैथ्स का सेक्शन इजी आया होगा, लेकिन उसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए हो सकता है कि आपके पास टाइम ही ना बचे। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपका मैथ्स का पेपर टफ आ जाए लेकिन रीजनिंग लेंदी हो, लेकिन डुएबल क्वेश्चंस हो। क्योंकि रीजनिंग का पेपर लेंदी होने की वजह से आपको टाइम लग रहा होगा, तो इस एंग्जाइटी में कि आपको मैथ्स का पेपर भी करना है, आप रीजनिंग के क्वेश्चंस स्किप करते चले जाओगे या जल्दी में उसे गलत भी कर दो, और फिर जब आप मैथ्स के सेक्शन में पहुंचोगे तो आपको पेपर टफ लगेगा, तो इससे आपका टाइम खराब होगा और ओवरऑल आपका जो स्कोर आ सकता था उससे काफ़ी कम आएगा। तो इससे फाइनली मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में आप रीजनिंग और मैथ्स को एक ही सेक्शन कंसिडर करें। इसको एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाके एक सेक्शनल टेस्ट ओपन किया हुआ है। ये फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको एक्चुअल एसएससी एग्जाम में मिलेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ आपको एग्जामिनेशन हॉल में रीजनिंग और मैथ्स के सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मान लो आपने जीएस और इंग्लिश सेक्शन को खत्म कर लिया 15 मिनट में, उसके बाद आप आते हो रीजनिंग सेक्शन में। अब जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है 3 चीज़ें होती हैं। या तो आपको वो क्वेश्चन आ रहा होता है, या तो आप अगर थोड़ा उसको टाइम दो तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या तो आप उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन है जहाँ पे ये 9 21 16 से रिलेशन पूछ रहे हैं बाकी ऑप्शंस में। अब अगर इसका लॉजिक मुझे ऑप्शंस में तुरंत दिख जाता है तो तब तो मैं आंसर मार्क कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को मैं दोबारा आके देखने वाला हूँ तो मैं इसे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो ब्लू से मार्क्ड हो गया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, अगर ये आपको ईजी लगता है आप इसका आंसर मार्क करेंगे और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट दबा देंगे, तो ये यहाँ ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब मान लो ये भी ऐसा क्वेश्चन है रीजनिंग का जिसे आप बाद में आके देखना चाहोगे, अभी मे भी हो सकता है आपके लिए टाइम टेकिंग हो, तो आप इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर इमेज का है। ये क्वेश्चन रिलेटिवली इजी है, आप इसके आंसर को मार्क करो और सेव एंड नेक्स्ट कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग है और अज्यूम करो कि आपसे ये एग्जाम में नहीं बनेगा, तो आप इसको सीधा सेव एंड नेक्स्ट प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं 3 तरह के कलर्स आ गए हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। इससे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको रीजनिंग और मैथ्स के सेक्शन को एक सेक्शन कंसिडर करना है और उसके बाद पेपर को ऐसे अटेम्प्ट करना है जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता हो आप उसे तुरंत सॉल्व करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जिसे आप बाद में आके देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, तो उसे आप मार्क फॉर रिव्यू करो और आगे बढ़ो। ऐसा करते हुए आपको फर्स्ट राउंड में रीजनिंग और मैथ्स दोनों के ही क्वेश्चंस देख लेने हैं। इससे आपको दोनों ही सेक्शन के डिफिकल्टी लेवल का आइडिया लग जाएगा और आप अपने पेपर में मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। तो जब आप सेकेंड राउंड में पेपर अटेम्प्ट करने आओगे रीजनिंग और मैथ्स सेक्शन, तो आपको सिर्फ ब्लू मार्क वाले क्वेश्चन ही करने होंगे और इससे आपका स्कोर काफी इंप्रूव हो। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन डाउट्स के बारे में जो सभी एस्पिरेंट्स को होते हैं। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का ये डाउट होता है कि स्पीड मेंटेन करनी चाहिए या एक्यूरेसी। अब इंपॉर्टेंट तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एक्यूरेसी का रोल थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करते हो, इसका मतलब आपको क्वेश्चंस स्किप करना आता है, और अगर आपको क्वेश्चंस स्किप करना आता है तो आप सही होने वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम दोगे और जिन क्वेश्चंस को आप पिक करोगे उनमें आपकी एक्यूरेसी हाई होगी। दूसरा जो डाउट रहता है एस्पिरेंट्स का कि अगर उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चंस गलत किए तो क्या उनके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हो जाएंगे। तो मैं उन्हें क्लियरली बता दूं, एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है उसमें आप कितने क्वेश्चन रॉन्ग करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सिर्फ अपना स्कोर इंप्रूव करने में ध्यान दो, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इससे नॉर्मलाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट जो डाउट है एस्पिरेंट्स का वो ये है कि अभी उनको कौन से मॉक्स लगाने चाहिए। तो मैं कहूँगा अगर आपने प्रीवियस ईयर मॉक्स अच्छे से नहीं लगाए हैं टीयर 1 के, तो आप उन्हें बार बार लगाओ। अगर आप इनमें कॉन्फिडेंट हो चुके हो तो आप दूसरे मॉक्स लगा सकते हो, जैसे कि अभी रिसेंटली जो सीपीयू के एग्जाम्स हुए हैं, और भी कोई मॉक जो आपको अच्छा लगे, बट पहली प्रायोरिटी आपकी प्रीवियस ईयर मॉक्स ही होनी चाहिए। नेक्स्ट जो डाउट है एस्पिरेंट्स का वो ये है कि मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे। मार्क्स इंक्रीज 3 वजह से नहीं होते: कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलेशन और प्रैक्टिस। आप देखो कि इन तीनों में से आपकी कौन सी चीज़ लैकिंग है और आप उस पर काम करो, और फिर मैंने जैसे बताया है आप मॉक्स को वैसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, मार्क्स आपके डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। नेक्स्ट जो डाउट है एस्पिरेंट्स का वो है कैलकुलेशन स्पीड को कैसे इंप्रूव करें। अब कैलकुलेशन स्पीड तो एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको रेगुलर काम करना है, बट अगर आप अभी एक बिगनर हो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दो चीज़ों पे काम करो। पहली चीज़ अपनी एडिशन इंप्रूव करो और दूसरी चीज़ अपनी मल्टीप्लिकेशन को इंप्रूव करो। इन दोनों एस्पेक्ट्स पे अगर आप काम करोगे तो आपकी ओवरऑल कैलकुलेशन स्पीड ज़रूर इंप्रूव होगी। एसएससी सीजीएल 2022 की प्रिपरेशन के लिए मैंने ये प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इसको ज़रूर देखें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।